दिनांक 25/6/2020 साइंस 1 का ये सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। बच्चों, इसमें हमने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिक ज्ञात तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें हमने देखा कि सबसे पहला प्रयास डोबे-रायनर द्वारा किया गया, उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम लाया और उसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम। ये 3 वैज्ञानिकों ने अब तक प्रयास किए, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयासों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गईं, कुछ कमियां रह गईं। तो जो अगले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हेनरी मोसले, तो हेनरी मोसले एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों को वर्गीकरण करने का अगला प्रयास इनके द्वारा हुआ है। और ये जो वर्गीकरण हुआ हेनरी मोसले द्वारा, ये वर्गीकरण लेटेस्ट वर्गीकरण है और ये सर्वमान्य है, सबने इसे स्वीकार किया। और इनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि कुछ परिवर्तन इन्होंने किया। वह पिछले वैज्ञानिकों की गलतियों को ये पकड़ पाए। अब गलतियां क्या पकड़ी गई? पहले जो वैज्ञानिक थे, डोबे-रायनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, दोनों एक ही है, उसके आधार पर कर रहे थे और इसके कारण उसमें त्रुटियां प्राप्त हो रही थीं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, यानी कि हेनरी मोसले जी ने जो वर्गीकरण किया, वह वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ना होकर के परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। और आधुनिक आवर्त नियम उनके द्वारा दिया गया, जो स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। ये आपको याद रखना है कि तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, दोनों में नियम लगभग सेम ही है, केवल एक ही शब्द का फर्क है कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान का शब्द यूज किया था और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की जगह पे परमाणु क्रमांक आ रहा है। ये जो परमाणु क्रमांक शब्द यहाँ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस शब्द के जगह पे मेंडलीव ने का जो आवर्त नियम है, वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान था। आपको मेंडलीव के नियम में यदि चेंजेस कर दें, परमाणु क्रमांक लिख दें, तो यही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हो जाएगा। इसका अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं कि जो तत्वों के गुणधर्म है, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या होता है? परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है कि उस परमाणु के केंद्रक में स्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं, धनात्मक जो कण होते हैं तत्वों के परमाणु के केंद्रक में, उन्हें प्रोटॉन कहते हैं। और ये जितने प्रोटॉन होंगे केंद्रक में, वही उनके परमाणु क्रमांक होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है, और उन्हीं की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हेनरी मोसले ये कह रहे थे कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है, वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं, उनके आवर्त फलन होते हैं। और इस नियम के आधार पर मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण किया और जो सारणी बनी उसे आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया। अच्छा, इस प्रकार के वर्गीकरण का लाभ क्या हुआ? आप इसमें देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में कि इसके अनेकों लाभ हुए। जैसे कि सबसे पहला तो लाभ ये हुआ कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं, उनके विषय में जो जानकारी है वो अधिक अचूक जानकारी प्राप्त हुई। पहले जो जानकारी मिल रही थी, पहले के वर्गीकरण के आधार पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही थी, कुछ गलतियां हो रही थीं उनके तत्वों के गुणधर्म के जानकारी में।
लेकिन जब हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया तो तत्वों के गुणधर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो और भी अधिक अचूक प्राप्त हुई। और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो विषमताएं हमने देखी थी, कौन कौन सी विषमताएं देखी थी, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को लेकर के कुछ विषमताएं थी। हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कोबाल्ट और निकल को लेकर के प्रॉब्लम था उसमें, क्योंकि इनके परमाणु, ये दोनों तत्वों के गुणधर्म तो अलग थे लेकिन इनके जो परमाणु द्रव्यमान थे वो समान थे, तो इसलिए उन्हें स्थान नहीं दिया जा पा रहा था। एक जगह पे भी नहीं रख पा रहे थे, अलग अलग जगह पे भी नहीं रख पा रहे थे। समस्थानिकों का ही ऐसा ही प्रॉब्लम था। समस्थानिक के गुणधर्म तो समान थे लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक थे वो भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें भी स्थान नहीं दिया जा पा रहा था। फिर दूसरे की परमाणु द्रव्यमान जो थे वो क्रम से नहीं थे, उनके क्रम में कुछ गड़बड़ी थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया था। ये कुछ मेंडलीव की सारणी में विषमताएं थीं और ये विषमताएं जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में दूर होते हुए दिखाई दी। तो ये दूसरी विशेषता थी आधुनिक आवर्त सारणी की। ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखो। तो सेकंड पॉइंट आपको यही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि तत्वों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी अधिक अचूक प्राप्त हुई। दूसरी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं दूर हुई। और तीसरा जो है, आप ये अंतिम जो 3 लाइनें देखेंगे, परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट दिखाई देता है। ये तीसरा गुणधर्म है। तो ये 3 विशेषताएं आप यहाँ देख सकते हैं। जब तत्वों के गुणधर्मों के विषय में जानकारी अधिक अचूक प्राप्त हुई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो विषमताएं थीं वो दूर हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण, और परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है उसका आपस में संबंध दिखाई दिया। क्या संबंध दिखाई दिया? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किसे कहते हैं यह आपको समझना जरूरी है। बेटा, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसे कहते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का की व्यवस्था उसमें दर्शाते हैं कि कौन से कवच में कितने इलेक्ट्रॉन स्थापित किए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखने का एक नियम होता है। वो नियम ये होता है कि सबसे पहले कवच में केवल 2 इलेक्ट्रॉन समाविष्ट हो सकते हैं और उसके बाद किसी भी कवच में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समाविष्ट नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर भरे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यदि आपको कैमरे से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दर्शाया गया है। पोटेशियम यानी कि यहाँ टेबल में के आप देख लीजिए, के आप देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने वीडियो में बताया था कि पहला समूह आपको कैसे याद रखना है। ह, ली, ना, कल। तो जो पोटेशियम है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो टोटल होता है 19। अब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे करेंगे 19? जैसा मैंने बताया कि पहले कवच में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समाविष्ट नहीं किए जा सकते, तो इसलिए 19 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कवच में आ गए। देखिए, पहला नंबर हमने 2 लिखा है। उसके बाद किसी भी कवच में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते, तो 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कवच में डाल दिया,
दूसरे कवच में आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर अगले 8 इलेक्ट्रॉन अगले कवच में आ जाएंगे। 8 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन समाविष्ट हो गए। बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखा जाता है। अब यहाँ पहला समूह और दूसरे आवर्त में Li का देख लीजिए। Li का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है। तो पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 लिख दिया। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया है पहले कवच में, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कवच में आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो गया 2,1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त हुआ। ये विशेषता है, तीसरी विशेषता, कि परमाणु क्रमांक के आधार पर जब वर्गीकरण हुआ तत्वों का, तो उनके परमाणु क्रमांक में और उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में एक संबंध प्राप्त हुआ। अब देखिए, हमने सेकंड जो विशेषताएं चर्चा की थी कि जो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में विषमताएं थीं, दोष थे, वो आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हुए। इसी को हाईलाइट करने के लिए यहाँ थोड़ा सोचिए के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि मेंडलीव के दोष कैसे दूर हुए। बेटा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकल को लेकर के समस्या थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान 59 और निकल इसका भी परमाणु द्रव्यमान 59 है, इनके स्थान के संदर्भ में मेंडलीव के आवर्त सारणी में पाई जाने वाली समस्या आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार हल हुई? तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं बेटा। समस्या तो क्या थी कि कोबाल्ट और निकल दोनों अलग अलग तत्व हैं, इसलिए इनके गुणधर्म अलग हैं, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान समान है। तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इन्हें एक ही स्थान पर रखना जरूरी था, लेकिन गुणधर्म अलग होने के कारण इन्हें अलग अलग स्थानों में भी रखना जरूरी था। तो इसलिए एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जैसे ही तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया, तो ये पाया गया कि कोबाल्ट और निकल, इनके जो परमाणु क्रमांक है वो क्रमशः 27 और 28 हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 और निकल का परमाणु क्रमांक 28। तो इन्हें फिर एक स्थान मिल गया, क्योंकि 27 और 28 ये दो अलग अलग नंबर मिल गए, परमाणु क्रमांक इनके एक क्रम में प्राप्त हो गया। तो ये कोबाल्ट और निकल को भी एक क्रम प्राप्त हो गया, एक निश्चित स्थान प्राप्त हो गया। तो ये पहली विषमता दूर हुई मेंडलीव की आवर्त सारणी की आधुनिक आवर्त सारणी में। अब जो दूसरी समस्या थी वो समस्थानिक को लेकर के थी, और उसी को लेकर यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक आप देख सकते हैं क्लोरीन, पहला क्लोरीन जिसमें परमाणु द्रव्यमान 35 है और परमाणु क्रमांक 17 है। दूसरा क्लोरीन देखिए, इसमें परमाणु द्रव्यमान 37 है और परमाणु क्रमांक 17 है। अब मेंडलीव के लिए समस्या ये थी कि दोनों क्लोरीन ही है, तो इसलिए इनके गुणधर्म समान हैं, लेकिन तो गुणधर्म समान है इसलिए इन्हें एक स्थान पर रखना जरूरी था। लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान देखिए भिन्न भिन्न है, 35 और 37। तो इसलिए मेंडलीव को समस्या हो रही थी कि इन्हें अलग स्थान पर भी रखना जरूरी है। इसलिए यहाँ समस्थानिक को लेकर के मेंडलीव की सारणी में शंकाएं थीं कि क्या स्थान दिया जाए। लेकिन जैसे ही इन्हें परमाणु क्रमांक पर वर्गीकरण किया, तो आप देखिए परमाणु क्रमांक दोनों का समान है, 17 और गुणधर्म भी समान है। तो ये शंका दूर हो गई, क्लोरीन को एक ही स्थान पर रखा गया, एक निश्चित स्थान समस्थानिकों को भी मिल गया। तो इस तरह से दूसरी समस्या भी दूर हुई। अब तीसरी समस्या जो था कि मेंडलीव के सारणी में कहीं कहीं पर तत्व जो है निश्चित क्रम में नहीं थे, बढ़ते या घटते हुए क्रम में नहीं थे। तो ये कैसे हल हुए? जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, क्रोमियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 52 है और मैग्नीज जिनका
परमाणु द्रव्यमान 55 है। तो अब ये दोनों एक के बाद एक क्रम से आने वाले तत्व हैं। क्रोमियम के बाद मैग्नीज आ रहा था केवल, तो 52 और, लेकिन अंतर देखिए 52 और 55, तीन, बीच में 3 का अंतर है। तो ये गड़बड़ी थी कि क्रम नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इनका वर्गीकरण किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो ये समस्या भी दूर हुई, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है क्रोमियम का 24 और मैग्नीज का 25 था। तो ये जो बीच में जो अंतर आ रहा था 3 का, वो अंतर भी समाप्त हो गया। तो एक निश्चित क्रम इस तरह से प्राप्त हुआ। फिर चौथा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखें ऐसा आपको लगता है? इसको 17 समूह में या पहले समूह में रखें? तो मेंडलीव की सारणी में ये समस्या आ रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन पहले समूह के अनुसार भी, पहले समूह के तत्वों से भी समानता रख रहा था, और 17वें समूह में जो तत्व है उनके गुणधर्मों से भी समानता रख रहा था। तो ये समस्या आ रही थी कि इन्हें कौन से समूह में रखा जाए। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी में जब वर्गीकरण हुआ, तो ये पाया गया कि हाइड्रोजन और पहले समूह में ज़्यादा समानता दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले समूह के तत्व में एक विशेषता थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करने का गुणधर्म था पहले समूह के तत्वों में। और हाइड्रोजन में भी यही गुणधर्म हुआ करता था कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करने की क्षमता थी हाइड्रोजन में। तो इसी कारण हाइड्रोजन को पहले समूह में स्थापित करना ज़्यादा उचित लगा। यद्यपि अभी भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ गुणधर्म अब भी 17वें समूह यानी कि हेलोजन से समानता रखते थे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में प्रेषित करता हूँ।